मेरा नाम देविका है। बचपन में मैंने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घर वालों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे कठिन समय में मेरी मामी मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मेरी दादी और घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे अपने साथ जयपुर ले आईं। मामा मामी की अपनी कोई औलाद नहीं थी और मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई। माँ के जाने के बाद नानी भी कुछ ही समय में चल बसी। मामा मामी के प्यार दुलार में मैं बड़ी हुई। माता पिता को कभी देखा ही नहीं था, तो वही मेरे लिए सब कुछ थे। मैं उन्हें माँ बाबा कहकर बुलाती थी। पढ़ाई के साथ साथ माँ ने मुझे गृह कार्य में भी निपुण बना दिया था। मेरे रूप रंग की भी सब तारीफ किया करते थे, जो देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। समय बीतता गया और फिर एक दिन बाबा के एक सहयोगी रिश्तेदार के यहाँ से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का जलपाईगुड़ी में बैंक में उच्च पद पर था। घर में सिर्फ माँ थी जो गांव में रहती थी। दहेज के नाम पर सिर्फ एक जोड़ा दुल्हन चाहिए था और विवाह 15 दिनों के अंदर ही करना था। इतना अच्छा रिश्ता पाकर माँ मेरी बलाएं लेती नहीं थक रही थी, लेकिन सबके मन में एक सवाल था, इतनी जल्दी विवाह क्यों? माँ ने अपनी एक सहेली की बेटी नेहा दीदी, जो जलपाईगुड़ी में डॉक्टर थी, से इस बारे में जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपनी तरफ से सब कुछ मालूम किया और बताया कि लड़के का नाम दिवाकर है। वो देखने में अच्छा है, नौकरी भी शानदार है और उसने 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है जिसमें अकेला रहता है। ये सुनकर माँ बाबा ने धूमधाम से विवाह की तैयारी शुरू कर दी। लड़के की मांग थी कि विवाह सादगी से हो, फिर भी माँ ने सभी रस्में पूरी की और विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आ गया था। माँ बाबा का धैर्य टूट चुका था। मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह रोते बिलखते मैं ससुराल पहुंची। वहां सासू माँ और कुछ रिश्तेदार मेरा स्वागत कर रहे थे। सासू माँ का व्यवहार बेहद स्नेही था। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कमरे में ले जाकर कहा, बेटी नहीं है इस घर में, तुम आज से मेरी बेटी हो। अब रोना बंद करो और हंसते हुए मेरे धीर गंभीर बेटे को संभालो। उनका इतना प्यार देखकर मेरा डर बिल्कुल गायब हो गया। मैंने पूरे दिल से खुद को रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की महिलाएं और घर के रिश्तेदार आए। सबने मेरी खूबसूरती और साथ आए साजो सामान की तारीफ की। मैंने अपनी सासू माँ की तरफ देखा, उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। सबको संतुष्ट देख मेरा मन भी शांत हो गया। शाम ढलने को थी, लेकिन दिवाकर गृह प्रवेश के बाद से कहीं दिखे नहीं थे। मुझे सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। हर लड़की की तरह मैंने भी सुहागरात के सुंदर सपने संजोए थे। दिवाकर का इंतजार करते करते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो दिवाकर कमरे में नहीं थे। मैं सोचने लगी, क्या वो रात में आए भी थे या सुबह उठकर चले गए। उफ, मैं कैसे अपनी सुहागरात में सो गई। घोड़ा बेचकर खुद को कोसते हुए तैयार होने लगी। सासू माँ रिश्तेदारों की विदाई कर रही थी और मैं उनकी मदद के लिए उनके पास खड़ी हो गई। लेकिन मेरी नजरें दिवाकर को ढूंढ रही थीं। सासू माँ को शायद मेरी मन स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह से दिवाकर सबके लिए टैक्सी का इंतजाम कर रहा है, तुम परेशान मत हो। मैं झेप गई और इधर उधर देखने लगी और सासू माँ मुस्कुरा रही थीं। सभी के जाने के लगभग 1 घंटे बाद दिवाकर कमरे में आए और बोले, कल रात बहुत गहरी नींद में सो रही थी तुम। शायद 4 दिन की रस्मों से बहुत थक गई थी। मैं हड़बड़ाते हुए बोली, जी, नींद आ गई थी, पर आप मुझे जगा सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। उनकी मुस्कान देखकर पहली बार मेरे दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद सासू माँ ने कहा, बहू, अपनी पैकिंग कर लो। कल दिवाकर के साथ जलपाईगुड़ी जाना है। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो तुम यहाँ क्या करोगी? सासू माँ का आदेश था तो मानना ही था, लेकिन दिवाकर के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी मैंने महसूस की। आखिर क्यों? मैंने सोचा, क्या ये मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते?
लेकिन पूछने से कहीं नाराज न हो जाएं, इस डर से चुप रही। हम रात की ट्रेन से जलपाईगुड़ी के लिए निकल गए। स्टेशन से टैक्सी लेकर घर आए। मैंने सोचा घर तो बहुत गंदा होगा, क्योंकि दिवाकर करीब 20 दिनों से यहाँ नहीं थे। पर जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह क्या, घर इतना साफ कैसे था, जैसे रोज सफाई होती हो। पीछे से आते हुए दिवाकर से मैंने पूछा, आप इतने दिनों बाद आए हो, फिर भी घर इतना साफ कैसे है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी एक फ्रेंड की फैमिली भी यहीं रहती है। मैंने उन्हें सफाई के लिए बोल दिया था। दिवाकर हिचकते हुए बोले, ये तो सही है। अगले दिन जब दिवाकर ऑफिस गए थे, दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में चाबी थी। शायद वह फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे एकटक देखे जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन? अपनी तरफ से ऐसे देखते देख मैं थोड़ी घबरा गई और सीधा सवाल कर दिया, ये फ्लैट तो दिवाकर का है ना? आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया, मैं दिवाकर की वाइफ देविका हूँ। कल ही हम लोग आए हैं। उसका ये कहना था कि वह मुझे देखकर चौंक गई। फिर बोली, जी माफ करें, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई हूँ, शायद इसलिए मुझे पता नहीं चला कि दिवाकर वापस आ गए हैं। मैं तो सफाई करवाने आई थी, उसने खुद को संयत करते हुए कहा। अच्छा, तो आप हैं? कल दिवाकर ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, जो साफ सफाई करवा देते हैं। मैंने कहा। उस औरत ने बताया, मैं नैना हूँ। मेरे पति की पोस्टिंग ऐसी जगह है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेली अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहती हूँ। सूर्य अस्त होने वाला था, आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई थी। मैं गेट पर खड़ी दिवाकर का इंतजार कर रही थी और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे में खोई हुई थी। तभी दिवाकर की आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला, यहाँ क्या कर रही हो देविका? तुम इस शहर से अनजान हो, ऐसे बाहर निकलकर मत खड़ी हुआ करो। घर में घुसते ही दिवाकर ने कहा। मैंने दिवाकर के लिए चाय बनाई और तभी मैंने नैना जी के बारे में बताया। नैना का नाम सुनते ही दिवाकर बहुत असहज हो गए, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। फिर दिवाकर ने खुद को सहज करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या बात हुई तुम दोनों में? कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे देख थोड़ी नर्वस लग रही थी, मैंने कहा और डिनर की तैयारी में लग गई। समय बीतते देर नहीं लगी, दिन गुजरते गए और नैना जी भी मेरी जिंदगी में बड़ी बहन के रूप में आ गईं। हंसते मुस्कुराते खुशियां बटोरते 4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दिवाकर आजकल के काम से शहर से बाहर गए थे, इसलिए मैं खुद ही नेहा दीदी के हॉस्पिटल चली गई। दीदी ने कुछ जांच के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। खुशी और डर दोनों मेरे अंदर उमड़ पड़े। दीदी ने मुझे गले लगाते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खास एहतियात बरतने होंगे। मैं खुशी खुशी घर लौट आई। दिवाकर भी टूर से वापस आने वाले थे और मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन दिवाकर अभी तक नहीं आए थे, जबकि उनकी फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से उन्हें घर पर होना चाहिए था। तभी मैंने नैना के घर का दरवाजा खुला देखा और सोचा कि हो सकता है दिवाकर वहां हों। बिना नॉक किए मैं अंदर चली गई, क्योंकि अब हम इतने घुल मिल गए थे कि औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। तभी मैंने नैना की आवाज सुनी, वह जोर जोर से लड़ रही थी। मैं निकलने वाली थी कि दिवाकर की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, दिवाकर और नैना बैठे थे। नैना दिवाकर के कंधे से लिपटकर रो रही थी और कह रही थी, आखिर कब तक मुझे ऐसी जिंदगी जीनी होगी? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया और अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मेरे पति को हमारी बेटी और हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो मुझे भी जान से मार देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। दिवाकर उसे समझाते हुए बोले,
तुम परेशान मत हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैं देविका को बहुत जल्दी उसके माँ के पास छोड़ आऊंगा, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग सन पड़ गया। मेरा दिल टूट चुका था। मैं कैसे अपने साथ हुए इस धोखे की दास्तां खुद अपनी आंखों से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सामने नेहा दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। मैंने दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बता दी। ये भी नहीं सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वह नैना का पति है। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने पहले तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, पर पूरी कहानी सुनने के बाद उनका मन भी नैना के प्रति नफरत से भर गया। मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी उन दोनों के प्रति। तभी दरवाजे पर खड़ी नैना को देखा। दिवाकर और नैना की सच्चाई सबके सामने थी। बावजूद इसके नैना अपने पति को सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसके फौजी पति ने डीएनए टेस्ट की धमकी दी तो उसने रोते रोते सब कुछ कबूल कर लिया। दिवाकर तटस्थ खड़े रहे, चेहरे का रंग उड़ गया था और मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, जैसे कंठ सूख गया हो। मैं दिवाकर से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर जिसकी आंखों में शर्म नहीं, उससे कुछ भी कहने से क्या फायदा। इन दोनों ने एक पल में मेरी जिंदगी बदल दी। कहाँ मैं अपनी खुशियां बांटने आई थी और अब उनके दिए धोखे से टूटी हुई हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं। दीदी ने सासू माँ और मेरे मायके में फोन कर उन लोगों को भी बुला लिया। माँ बाबा मेरी हालत देखकर टूट से गए। अकेले में दोनों रोते, पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बातें करते। नेहा दीदी मुझे और माँ बाबा को अपने घर ले गईं। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था और वे समाज और परिवार के लिए मुझे समझौते के लिए राजी करने लगे। उनका सोचना था कि अकेले इस पुरुषवादी समाज में मैं एक बच्चे को कैसे पाल सकती हूँ। इसलिए वे चाहते थे कि मैं दिवाकर को माफ कर दूं। मैं विवश होकर उनकी बातें सुनती और सोचती रहती, क्या हम औरतें इतनी कमजोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पाल सकती, अकेले रह नहीं सकती? क्यों हर पल हमें जीने के लिए पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी और माँ को धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे जब वो एक साथ दो औरतों से संबंध रखे? उसे क्या नाम देंगे? समझौता सिर्फ स्त्री ही क्यों करे और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छिपाकर समाज में सिर उठाकर चले? मुझे यह मंजूर नहीं था, पर नेहा दीदी के अलावा कोई मेरी इस बात को समझ नहीं रहा था। अगले दिन सुबह सुबह दिवाकर आए। उन्हें मेरी प्रेगनेंसी की खबर लग गई थी। बच्चे का हवाला देकर मुझे मनाने की बहुत कोशिश की गई, पर मैं अपने फैसले पर अटल रही। ऐसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती, जिसकी एक रखेल और एक बेटी भी हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। मैंने तलाक के लिए केस दर्ज कराया। तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत न हार जाऊं, ये सोचकर सासू माँ ने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ ने अपने बेटे को छोड़कर मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दिवाकर को तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर जो सासू माँ ने मेरे लिए किया, उसके आगे हम सभी नतमस्तक हो गए थे। दिन और महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दी थी। आखिर वह दिन आ ही गया। मेरा और दिवाकर का रिश्ता अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। दादी पूरा समय अपने पोते की देखभाल में ही बिताती थीं। नाना नानी भी आ गए थे। तीनों उसकी मुस्कान देखकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में जुट गई थी। माँ और बाबा की देखरेख में मैंने बीएड कर लिया और टीचर ट्रेनिंग की भी डिग्री हासिल कर ली। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जल्दी ही मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर आ रही थी। ऐसे समय में परिवार का साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं था।
कुछ दिनों बाद सासू माँ की तबीयत बिगड़ी और वो हमें छोड़कर विदा हो गईं। दिवाकर अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। अंतिम संस्कार के बाद जब दिवाकर मेरे सामने आए तो मैं बरसों से दबी हुई भड़ास निकाल देना चाहती थी, पर दिवाकर की सिसकियां सुनकर रुक गई। मैं बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से दिवाकर की आवाज आई, देविका, मेरा बेटा। मैंने कहा, दिवाकर, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। जिसे तुमने अभी मेरा बेटा कहा, उसका नाम भी तुम्हें नहीं मालूम है क्या? तुम्हारी बस एक बेटी है, जो मुझे पता है। बस उसे और अपनी पत्नी को देखो। अपनी माँ के संस्कार को धूमिल करके और मेरी जिंदगी खराब करके तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, तो आज के बाद मुझे फ़ोन करने या मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। दिवाकर वापस नैना के पास चला गया, क्योंकि नैना को भी उसके फौजी पति ने तलाक दे दिया था। आज मेरा मन साफ हो गया, जैसे यादों की कड़वाहट ने मेरे मन से निकलकर उसे शुद्ध कर दिया हो। मेरा बेटा अब 30 साल का हो चुका है। उसे मर्चेंट नेवी में ऑफिसर की जॉब मिल गई है। मैं अपने माँ बाबा के साथ अपनी बहू के आने की राह देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे का रिश्ता भी तय कर दिया है और जल्दी उसकी शादी होने वाली है। दोस्तों, अपने बेटे को लायक बनाएं, नालायक नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में।